जरा सोचो, अगर तुम्हें 40 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो भी सिर्फ इस चीज के लिए कि तुम्हें एक बड़े से व्हाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए हुए रहना है। तो ऐसा ही होता है केट और माइक के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल केट और माइक को एक बड़े से व्हाइट रूम में घूमते हुए दिखाया जाता है। इस रूम में सभी चीजें व्हाइट कलर की थी। दरअसल केट और माइक पर हुआ नाम की एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें इन दोनों को इस व्हाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए हुए रहना था। और अगर वो दोनों इस रूम में 50 दिनों तक रुक गए तो उन्हें $5 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी एक ने भी हार मान ली तो यह इनाम घटकर $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के रूल के हिसाब से इस रूम में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहेगा, न ही वो किसी से मिल पाएंगे और उनके पास एंटरटेनमेंट का भी कोई जरिया नहीं होगा। अब ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पैसा कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर ये आपस में डिस्कस करने लगते हैं। केट माइक से कहती है कि मैं $5 मिलियन से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। वहीं माइक इन पैसों को पार्टीज में उड़ाने का प्लान बनाता है और केट से कहता है कि इतना पैसा आने के बाद उन्हें कभी भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उनको एक AI डिवाइस की आवाज़ आती है जो उन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताती है कि अब वो एक इमैक्युलेट रूम में है। इस रूम में उनके पास सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक सिंपल सा बाथरूम था, जहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ था जिसमें इस रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे हुए थे। जिसमें से एक रूल ये भी था कि एक टाइम पर एक ही इंसान बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था जिसको प्रेस करके उनमें से कोई भी हार मानकर यहाँ से बाहर जा सकता था। वहाँ लगे मॉनिटर पर टच करके वो लोग अपने लिए खाने पीने का सामान मंगा सकते थे और एग्जिट डोर पर एक बड़ी सी क्लॉक लगी हुई थी जिसमें 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। इस रूम में एक बॉक्स था जिसमें उनके खाने पीने का सामान होता था। रूम की लाइट रात होने पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती थी और सुबह होने पर ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाती थी। इस रूम में समय के साथ साथ दोपहर, शाम और रात होने की अनाउंसमेंट इस डिवाइस के जरिए होती थी, जिसका मतलब होता था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। स्क्रीन पर टच करके वो अपने लिए अलार्म भी लगा सकते थे। माइक यहाँ ऐसे रहने लगा था कि जैसे कि उसके वेकेशन चल रहे हों, इसलिए वो रात देर से सोता है। वहीं केट अपने लिए अलार्म सेट करती है ताकि वो अपना एक रूटीन बना सके। वो दोनों अपनी पहली रात यहाँ एक ही बिस्तर पर बिताते हैं। सुबह होते ही केट नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ शीशा देखते हुए खुद को कहने लगती है कि हमें इस चैलेंज को हर हाल में जीतना है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में धोने के लिए दे देती है, जिसके बदले में उसे सिंपल सा प्लेन पजामा और टी-शर्ट मिलती है। वो दोनों आपस में मस्ती करते हुए कहते हैं कि चलो, इन लोगों ने उन्हें कम से कम रंगीन कपड़े तो दिए। कुछ टाइम बिताने के बाद केट कुछ सोचते हुए बोलती है कि आखिर ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। माइक केट से बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। उन दोनों को बस इतना पता था कि उन्हें 50 दिन तक यहाँ रहना है, जिसके बदले में उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद माइक और केट खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। केट अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। वहीं माइक घूर घूर कर उस क्लॉक को देख रहा था जिसमें 50 दिन का टाइमर चल रहा था। बैठे बैठे माइक अजीब अजीब सी बातें सोचने लगता है, जैसे कि ये दीवारों का रंग सफ़ेद क्यों है। केट उसे बार बार कहती है कि उसे लगातार उस क्लॉक की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें यहाँ टाइम बिताने के बाद मिलने वाले 40 करोड़ रुपए के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन माइक के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो कुछ दिनों से यहाँ सो नहीं पा रहा था और अपनी नींद भी नहीं पूरी कर पा रहा था। वहीं केट अपना डेली रूटीन जारी रखती है और वो माइक का ध्यान उस क्लॉक से हटाने के लिए उसे कुछ टाइम रनिंग करने को कहती है। और जब केट मेडिटेशन कर रही होती है तो माइक भी उसे देखकर रनिंग करने लगता है। इसके बाद टाइम पास करने के लिए वो दोनों बच्चों वाले गेम खेलने लगते हैं और साथ ही डांस भी करते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने के लिए देते हैं तो वैसे ही उन्हें सेम कपड़े मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि माइक को उस रूम में एक कीड़ा दिखाई देता है और वो उससे बातें करने लगता है। माइक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्श पर मिल्क शेक की कुछ बूंदें गिराता है तभी डिवाइस से आवाज़ आती है और वो आवाज़ उनसे कहती है कि ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये कीड़ा यहाँ भूख की वजह से मर जाएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। केट माइक को समझाने की कोशिश करती है कि जिस स्पीकर से आवाज़ आती है वो दोबारा किसी चीज़ को नहीं दोहराता है, लेकिन माइक केट से कहता है कि मुझे इस कीड़े को बाहर निकालना ही पड़ेगा वरना ये यहीं पर मर जाएगा। इतना कहते हुए वो उस रूम में लगे रेड बटन की ओर जाने लगता है। यहाँ पर इन दोनों में बहस होने लगती है। केट कहती है कि वो रेड बटन दबाने पर हम ये चैलेंज हार जाएंगे और उन्हें यहाँ से खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि माइक बाहर नहीं जा रहा था, वो बस उस कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था।
इसके बाद माइक उस कीड़े को नीचे रखकर कहता है कि ये कीड़ा एक लिविंग थिंग है और तुम्हें इस पर ज़रा सी भी दया नहीं आ रही है। जिस पर केट उससे कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो। ऐसे ही काफ़ी देर तक इनकी बहस चलती रहती है और गुस्से में केट वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी बातों ही बातों में गलती से उसका पैर उस कीड़े के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है। केट माइक से बोलती है कि ऐसा उससे गलती से हुआ है, लेकिन माइक मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में आकर वो एक कोने में अपना पूरा दिन बिता देता है। इस रूम में रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 2 ट्रीट लेने की परमिशन थी, इसलिए माइक केट से कहता है कि मैं अपनी एक ट्रीट लेने वाला हूँ। केट उसे याद दिलाती है कि ऐसा करने पर उनकी प्राइज मनी से $1,00,000 कम हो जाएंगे, इसलिए वो माइक को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फिर भी माइक अपनी ट्रीट लेने चला जाता है और ट्रीट के बदले उसे एक ग्रीन कलर का कैरी ऑन मिलता है। वो केट से कहता है कि उससे उसका कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी कम से कम दीवारों पर आर्ट बनाकर टाइम तो पास कर ही सकता हूँ। अब जैसे ही केट उसे दीवारों पर ड्राइंग करते हुए देखती है तो वो माइक से खुद का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहती है, जिस पर माइक भी उसकी पोर्ट्रेट बनाने लगता है। काफ़ी टाइम बाद केट बोर होकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो माइक के लिए एक मॉडल नहीं बनना चाहती थी। वही माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है कि जब तक कि वो स्केच को ख़त्म नहीं कर देता। वो पूरे बाथरूम और टॉवल को ग्रीन कलर से भर देता है, जिस वजह से केट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और माइक से अपने पहले के रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए एक अच्छी बात यह थी कि अब 50 में से सिर्फ 20 दिन ही बचे थे और ऐसे ही करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक सुबह अचानक केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये गन यहाँ पर कैसे आई। बाथरूम से गन उठाकर ये दोनों बेड के नीचे उसे फेंककर छुपा देते हैं क्योंकि AI डिवाइस ने उन्हें लॉन्ड्री में कपड़े के अलावा और कोई चीज़ डालने से मना किया था। कुछ दिनों के बाद इन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है जिसमें इनको इनकी फैमिली फ्रेंड्स के वीडियो मैसेज दिखाए जाते हैं। माइक अपनी सिस्टर का मैसेज देखता है जो उससे बताती है कि वो कैसी है और मॉम डैड कैसे हैं। लेकिन जब केट को उसके डैड का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अब रोड पर नहीं बल्कि सेंटर में रहते हैं। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, लेकिन उसके कई बार कहने पर भी वीडियो नहीं रुकता। तभी वह बाथरूम की ओर जाती है और वहां जोर जोर से रोने लगती है। माइक उसे चुप कराने की कोशिश करता है और उसके थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, केट बेड से नहीं उठती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। जब माइक उससे न उठने की वजह पूछता है तो वो उससे बोलती है कि उसने अपने डैड को कई साल बाद देखा था और वो हमेशा माइक से झूठ बोल रही थी कि उसके डैड नहीं है क्योंकि वो अपने डैड को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। वो माइक को बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे। अब माइक उससे कहता है कि छोड़ो इन बातों को और बताता है कि अब हमारे इस रूम में 50 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन केट अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी और माइक उसे एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है, लेकिन इससे केट पर कोई असर नहीं होता है और फिर वो खुद भी केट के साथ बेड पर लेट जाता है, लेकिन इससे भी केट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखते हुए माइक जमीन पर जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे माइक केट को अपनी बची हुई एक और ट्रीट लेने के लिए कहता है, लेकिन केट उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो और पैसों को खोना नहीं चाहती, जिससे माइक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो केट की मदद नहीं कर पाएगा। तभी केट बेड से उठती है और माइक से उसकी दूसरी चीज़ मांगने के लिए कहती है, भले ही उनका $1 मिलियन का नुकसान हो जाए। तभी माइक एक दूसरी ट्रीट के लिए मॉनिटर पर टच करता है, जिससे उस रूम का डोर ओपन होता है और एक नेकेड लड़की अंदर आती है जिसका नाम साइमन होता है। उसको ऐसे नेकेड देखकर माइक हैरान हो जाता है। साइमन भी डॉक्टर युआन के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जिसे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे और वो पूरे महीने के लिए यहाँ बुक थी। साइमन को इस रूम में केट और माइक के साथ सिर्फ 24 घंटे गुजारने थे। केट माइक से कहती है कि वो अपनी टी-शर्ट उतारकर साइमन को दे दे ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर सके। साइमन माइक की ड्राइंग को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, जिससे कि केट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और रात होने पर माइक उन दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद ज़मीन पर सो जाता है। जिसके बाद केट उन दोनों की हरकतों से बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है, इसलिए वो माइक को भी बेड पर सोने के लिए बुला लेती है और खुद इन दोनों के बीच में सो जाती है। यहाँ पर पूरी रात केट को चैन से नींद नहीं आती है और सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि साइमन बेड पर नहीं है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद साइमन चली गई है, लेकिन दरअसल साइमन बाथरूम में थी और वो वहाँ बिना कपड़ों के नेकेड घूम रही थी। अब केट ना चाहते हुए भी चुप रहती है। इसके बाद तीनों रूम में यहाँ वहाँ डांस स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे माइक को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो ख्यालों की दुनिया में चला जाता है।
उसे अपने चारों तरफ खून दिखाई देता है और वहीं माइक अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखता है और माइक को अपना छोटा भाई भी दिखाई देता है जो उसी के साथ पानी में डूब रहा होता है। इसी बीच केट और साइमन माइक को होश में ले आती हैं, लेकिन वो अभी भी पैनिक कर रहा था और जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि मेरे भाई सांग को डूबने से बचा लो। केट उसे बेड पर ले जाकर सुला देती है, जिसके बाद साइमन केट से पूछती है कि वो और माइक कैसे मिले थे, जिस पर केट बताती है कि वो लोग बारिश वाले दिन में मिले थे। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था, तभी माइक उसके पास आया और उसने उसे भीगने से बचाया। यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐसे ही काफी टाइम बातचीत करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद माइक जग जाता है और साइमन के पास जाकर बैठ जाता है, जहां वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। साइमन बताता है कि उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने फैमिली मेंबर्स की बातों को शेयर करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच का बॉन्ड और अच्छा हो जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स फील करवाती है कि तभी केट पीछे से आकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। अब केट का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उन दोनों की नजदीकियों को झेल रही थी। केट साइमन से बोलती है कि तुम शुरू से मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर साइमन भी केट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक इनसिक्योर लड़की हो जिसे अपने बॉयफ्रेंड पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी माइक गुस्से में आकर इन दोनों पर चिल्लाता है और यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद केट साइमन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसके गुस्से को ये कहकर भड़का देती है कि उसने माइक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माइक उठता है तो वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा होता है। अब साइमन भी उस रूम से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने यहाँ माइक के लिए एक मैसेज छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था कि पहले कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया। केट ये मैसेज माइक को दिखाती है और उस पर भड़कने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। माइक केट को समझाता है कि जो भी साइमन ने लिखा है वो सब झूठ है। वो कहता है कि इस रूम में ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़े और हार मान लें। गुस्से में केट माइक को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार पर टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माइक केट से दूर चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया था, तब भी नहीं दिया था जब तुम ये शहर छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई थी। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम खुद को अकेला महसूस न करो और खुश रहो, जिस वजह से मैंने अपने कई सारे दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और तुम्हें टाइम दिया। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की ताकि मैं तुम्हारे साथ घर पर रह सकूं, और जब तुम डिप्रेस थी तब भी मैं तुम्हारे साथ था, और इन सब के बदले मुझे क्या मिला? बस तुम्हारा शक और तुम्हारी नफरत। यहाँ पर केट माइक से माफ़ी मांगती है कि मुझसे गुस्से में ऐसा हो गया। तभी माइक को बहुत अजीब सा फील होने लगता है और वो कहता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। केट जल्दी से उसके लिए मिल्क शेक लाती है और एक टॉवल से उसके सर के चोट को कवर करती है। इसके बाद वो माइक से कहती है कि इस कमरे में सब कुछ दिया गया है, लेकिन मेडिकल की कोई भी सहूलत नहीं दी गई है। ये अजीब बात है ना? माइक से सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता है कि वो केट से क्या सुन रहा है। माइक केट से पूछता है, क्या तुम सच में मेरी चोट की वजह से चिंतित हो? दरअसल माइक की चोट काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ से खून आना भी बंद हो जाता है। लेकिन माइक ये बात सोचकर बहुत परेशान हो जाता है कि क्या होता अगर केट उसे गुस्से में ज़्यादा जख्मी कर देती, शायद तब तक कि उसकी मौत भी हो जाती। माइक केट से कहता है कि तुम इतनी लालची हो गई हो कि पैसों के लिए मेरी जान भी ले सकती हो। अब माइक केट से कहता है कि भाड़ में गया ऐसा पैसा, मुझे इस रूम से सबसे ज़्यादा नफरत हो गई है। माइक डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, लेकिन केट उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे शूट कर देगी। माइक उसकी बात को इग्नोर करता है और रेड बटन दबा देता है और वाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन पूरे होने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी थे। माइक के यहाँ से जाने के बाद केट सो जाती है और पूरा दिन उदास रहती है, जिसके बाद वो माइक की पेंटिंग देख के उसे याद करती है। अब केट के इस रूम में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे जिससे वो ये चैलेंज जीत जाती, लेकिन उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो भी रेड बटन को दबाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ महीने बाद हम माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो कि अब सिंगल था। जॉगिंग करते वक्त वो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है और रास्ते में अचानक वो केट से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रूम से बाहर आने के बाद कई महीनों तक ये दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से एक साथ डिनर पर जाते हैं। रास्ते में माइक केट से पूछता है कि क्या उसने उस रूम का रेड बटन दबाया था। केट इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माइक से माफ़ी मांगती है।
जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तब कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है जिस पर यह साफ साफ लिखा था कि इस बिल्डिंग का निर्माण एक बहुत बड़े डोनेशन से हो पाया है और दान देने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उस रूम में एक कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।